कहाँ जा रही हो सुंदरी? इस काली रात में किसके साथ इश्क लड़ाने जा रही हो? सुन ले दरोगा, अपने औकात में रहो, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तेरा चेहरा लाल हो जाएगा। हरामखोर नालायक। अभी छोटी है बलम, तू जवान हो तो दे। अभी से ही इतना बिजली गिरा रही हो तो आगे चल के क्या होगा मेरी जान? मुंबई की चकाचौंध के पीछे छिपा एक ऐसा इलाका जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की गलियों में समंदर की लहरों से ज्यादा खौफनाक राज दफन है। इसी सन्नाटे के बीच पसीने से भीगी सड़क पर भारी जूतों की आहट सुनाई दी। अवनी शर्मा, जिसने गहरे हरे रंग का पटियाला सूट और सलवार पहना था, तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ रही थी। गर्मी और नमी के कारण उसका हरा सूट पसीने से भीग रहा था, लेकिन अवनी की आंखों में एक अजीब सी स्थिरता और संकल्प था। अवनी इस महानगर के लिए महज एक साधारण चेहरा थी। 3 हफ्ते पहले वह यहाँ के राजकीय विद्यालय में गणित की शिक्षिका बनकर आई थी। मोहल्ले वालों को बताया गया था कि उसके पिता पंडित शिव कुमार, जो अस्थमा और दिल के पुराने मरीज हैं, उन्हें डॉक्टरों ने यहाँ की हवा में रहने की सलाह दी है। लेकिन इस साधारण परिचय की खाल के नीचे एक खौफनाक सच छिपा था। अवनी शर्मा असल में एक अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर थी। उसे गृह मंत्रालय ने एक ब्लैक मिशन पर भेजा था। मुंबई का शक्तिनगर थाना अब कानून की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपराधियों, तस्करों और मानव तस्करों की पनाहगाह बन चुका था। यहाँ की खाकी वर्दी अब खून और भ्रष्टाचार के रंग में रंग चुकी थी। अवनी के पिता की हालत अचानक बिगड़ने लगी थी। घर में रखा इन्हेलर खत्म हो चुका था और नेब्यूलाइजर की मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी। पिता की उखड़ती सांसों ने अवनी को इस मौत के सन्नाटे वाली रात में बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि इस वक्त सड़कों पर पुलिस के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। जैसे ही वह मुख्य सड़क के पुराने पीपल के पेड़ वाले मोड़ पर पहुंची, उसके कानों में एक विभत्स हंसी गूंजी। वह हंसी किसी खुशी की नहीं, बल्कि पिशाच जैसी क्रूरता से भरी थी। रास्ते के एक कोने में पुलिस की एक नीली बत्ती वाली जीप खड़ी थी। जीप की हेडलाइट्स बुझी हुई थीं, लेकिन अंदर डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी में कुछ चेहरे साफ दिख रहे थे। वह था शक्तिनगर थाने का सर्वे सर्वा इंस्पेक्टर जोरावर सिंह। जोरावर के साथ उसके 3 वफादार प्यादे थे, हवलदार मुन्ना, कांस्टेबल त्यागी और एक अन्य सिपाही। जीप के बोनट को उन्होंने शराब की मेज बना रखा था। मोबाइल पर तेज आवाज में एक भद्दा गाना बज रहा था। जोरावर ने अपनी वर्दी के ऊपर के 3 बटन खोल रखे थे। टोपी जीप के टायर के पास कीचड़ में पड़ी थी और वह हाथ में गिलास लिए नशे में चूर होकर झूम रहा था। जोरावर सिंह का खौफ ऐसा था कि यहाँ के व्यापारी उसे छोटा यमराज कहते थे। उसके इलाके में कानून जोरावर की उंगलियों के इशारे पर नाचता था। अचानक जोरावर की शिकारी नजरें गर्मी की धुंध को चीरती हुई सड़क के दूसरी ओर चलती अवनी पर पड़ी। अंधेरे और उमस के मेल ने अवनी के हरे सूट की सादगी को एक रहस्यमयी सुंदरता दे दी थी। जोरावर की नशे में धुत आंखों में लालसा की आग भड़क उठी। उसने अपने पास खड़े मुन्ना की कोहनी पर जोर से हाथ मारा। अबे ओ मुन्ना, देख तो जरा इस तपती रात में मुंबई की गलियों में कौन सी हूर उतरी है। इतनी रात को कोई शरीफ औरत घर से बाहर नहीं निकलती मुन्ना, और अगर निकली है तो इसका मतलब है कि वह जोरावर सिंह को दावत दे रही है। क्या कहते हो? जोरावर की बात सुनते ही पूरा गिरोह अपनी गंदी हंसी से गूंज उठा। जोरावर ने गिलास की आखिरी बूंद गटक ली और लड़खड़ाते हुए अवनी का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। अवनी ने देखा कि संकट सामने है, लेकिन उसने भागने या चिल्लाने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे के भाव अब एक डरी हुई शिक्षिका के नहीं, बल्कि एक ट्रेंड ऑफिसर के थे। जोरावर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। शराब और तंबाकू की तीखी बदबू अवनी के नथुनों से टकराई। जोरावर ने अपना चेहरा अवनी के कान के पास लाकर फुसफुसाते हुए कहा, कहां की तैयारी है सुंदरी? इस काली रात में किसके साथ इश्क लड़ाने निकली हो? देखो, हम पुलिस वाले हैं, जनता की सेवा हमारा फर्ज है। चलो, तुम्हें अपनी जीप में बिठाकर पूरा शहर घुमाते हैं और ऐसी जगह ले चलते हैं जहां गर्मी नहीं लगेगी। अवनी ने अपनी घृणा को काबू में रखते हुए सख्त आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप एक संवैधानिक पद पर हैं। वर्दी पहनकर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना और एक राह चलती महिला को अभद्र शब्द कहना कानून का गंभीर उल्लंघन है। क्या आपको अंदाजा है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
अवनी की बात सुनकर जोरावर जैसे आसमान से गिरा। उसने अपने साथियों की ओर देखा और फिर से हंसने लगा। कानून? ए लड़की, शायद तू इस शहर में नई आई है। यहां का कानून मैं लिखता हूं और मैं ही उसे जलाता हूं। यहां की चिड़िया भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मारती और तू मुझे कानून सिखा रही है। कहते हुए जोरावर ने अपना गंदा हाथ अवनी की ठोड़ी को छूने के लिए बढ़ाया। अवनी ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ पीछे झटका और दहाड़ते हुए कहा, अपनी सीमा मत भूलिए इंस्पेक्टर। इस वर्दी की गरिमा आपके अहंकार से बहुत बड़ी है। अवनी की इस हिम्मत ने जोरावर के नशे को गुस्से में बदल दिया। उसने पास पड़े शराब के एक खाली खंभे को एक पत्थर पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसने बोतल का नुकीला सिरा अवनी की गर्दन पर टिका दिया। बहुत जबान चलती है तेरी। ज्यादा होशियारी दिखाई तो इसी रात तुझे और तेरे खानदान को दफन कर दूंगा। किसी को तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। हाथापाई के दौरान उस टूटे हुए कांच का एक गहरा घाव अवनी के बाएं हाथ पर लगा। खून की एक गर्म धारा उसके हरे सूट की आस्तीन को भिगोने लगी। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर रहीं। जोरावर ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, यह तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। तेरी इस अकड़ को आज रात थाने के लॉकअप में ठीक करूंगा। जैसे ही जोरावर ने उसका हाथ पकड़कर घसीटना चाहा, अवनी ने मौका पाकर उसके घुटने पर एक जोरदार प्रहार किया और अंधेरे का फायदा उठाकर तंग गलियों में गायब हो गई। पीछे से जोरावर की आवाज सन्नाटे को फाड़ते हुए आई, कहां तक भागेगी? कल सुबह होने से पहले तुझे ढूंढ निकालूंगा। मुंबई की ये तंग गलियां और मेरा खौफ तुझे निगल जाएगा। अवनी ने घर पहुंचकर अपनी चोट को साफ किया और उस पर पट्टी बांधी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। उसने अपनी गुप्त डायरी खोली और उन अधिकारियों के नाम लिखे जोरावर के पीछे की असली ताकत थी। वह जानती थी कि जोरावर सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। अगली सुबह अवनी ने शहर के एक बदनाम लेकिन निडर खोजी पत्रकार ईशान से गुप्त ठिकाने पर मुलाकात की। ईशान लंबे समय से जोरावर के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन पुलिस की धमकियों ने उसे खामोश कर दिया था। जब अवनी ने अपना असली आईपीएस पहचान पत्र दिखाया तो ईशान के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण जागी। अवनी ने मेज पर मुंबई का नक्शा फैलाते हुए कहा, ईशान, हमारे पास समय की कमी है। जोरावर मुझे एक साधारण औरत समझकर शिकार बनाना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। हमें उसे उकसाना होगा ताकि वह अपने अहंकार में अपने सारे राज उगल दे। मैं चाहती हूं कि तुम कल रात उस पुराने खंडर में नाइट विजन कैमरे और लेजर माइक्रोफोन सेट करो। मैं फिर से शिकार बनकर उसके सामने जाऊंगी। ईशान का गला सूख गया। मैडम, यह सीधे मौत के कुएं में कूदने जैसा है। जोरावर के पास अवैध हथियारों का जखीरा है और उसका डेथ स्क्वाड हमेशा उसके साथ है। अगर उसे जरा भी भनक लगी कि आप उसे रिकॉर्ड कर रही हैं, तो वह आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अवनी ने खिड़की से बाहर दिखती इमारतों की ओर देखा, जहां उमस अब भी छाई हुई थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इस महानगर की शांति के पीछे बहुत सी माताओं की चीखें और मासूमों का खून छिपा है ईशान। वर्दी सिर्फ कंधे पर सितारे लगाने के लिए नहीं होती, वह न्याय का बोझ उठाने के लिए होती है। अगर इसे साफ करने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगली रात का मिशन शुरू हुआ। वक्त रात के 11 बजे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी दूभर था। अवनी उसी सुनसान रास्ते पर चल रही थी, लेकिन इस बार उसने अपने बालों में एक माइक्रो जीपीएस ऑडियो ट्रांसमीटर छिपा रखा था, जो सीधे राज्य के खुफिया विभाग से जुड़ा था। अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि अवनी को अपनी सांसों की आवाज किसी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे को चीरती हुई कई टॉर्चों की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। सामने जोरावर सिंह खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ दर्जन भर हथियार बंद सिपाही थे। जोरावर के हाथ में इस बार शराब की बोतल नहीं, बल्कि उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शैतान की जीत का संकेत दे रही थी। स्वागत है मैडम। हमें लगा था आप डर के मारे शहर छोड़ देंगी, लेकिन आप तो खुद मौत को दावत देने आ गई। जोरावर ने पिस्तौल की बट से अवनी के माथे पर एक जोरदार वार किया।
अवनी का सिर फट गया और खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। गिरने से पहले उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे से ईशान को भी 2 सिपाही घसीटते हुए ला रहे थे। उसके कैमरे और उपकरण चकनाचूर हो चुके थे। जोरावर ने अवनी के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और उसके माथे पर पिस्तौल की ठंडी नली टिका दी। बहुत रिकॉर्डिंग करने का शौक था ना? मैडम आईपीएस अवनी शर्मा, तुझे क्या लगा था कि मेरे ऊपर बैठे मंत्री और अधिकारी गधे हैं? तुम्हारी फाइल कल रात ही मेरे टेबल पर पहुंच गई थी। अब बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि इस रात के बाद मुंबई के समंदर में तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और जर्जर कपास मिल के भीतर का माहौल किसी नरक से कम नहीं था। मिल की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और चारों ओर सड़ी हुई रुई और जंग लगे लोहे की गंध फैली थी। मिल के बीचों बीच एक भारी लोहे की जंजीर से अवनी शर्मा को बांधा गया था। उसके माथे से निकलता खून अब सूख कर काले निशान बना चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक फीकी नहीं पड़ी थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर इंस्पेक्टर जोरावर सिंह बैठा था। उसके हाथ में अब एक महंगी विदेशी शराब की बोतल थी। उसके चेहरे पर वैसी ही क्रूर मुस्कान थी जो एक शिकारी के चेहरे पर शिकार को जाल में फंसा देखकर आती है। उसके पास ही ईशान को एक कुर्सी से बांधा गया था, जिसका चेहरा मारपीट के कारण सूज चुका था। जोरावर ने एक बड़ा घूंट भरा और मेज पर जोर से बोतल पटकते हुए बोला, तो मैडम, आईपीएस कैसा लग रहा है? सुना था बड़े शहरों के अफसर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन तुम तो बड़ी भोली निकली। तुमने सोचा कि एक छोटे से पत्रकार के साथ मिलकर तुम जोरावर के किले में सेंध लगा दोगी? जोरावर अपनी कुर्सी से उठा और अवनी के पास जाकर उसके जख्म पर अपनी उंगली दबाते हुए बोला, जानती हो इस मिल के नीचे क्या है? एक तहखाना है जहां से हर महीने महानगर की कम से कम 5 लड़कियां सरहद पार भेजी जाती हैं। और उन लड़कियों की कीमत कौन तय करता है? वही साहब जिन्हें तुम अपनी रिपोर्ट भेजने वाली थी। यहां की पुलिस, यहां की कचहरी और यहां के नेता सब मेरे शराब के गिलास में डूबे हुए हैं। अवनी ने दर्द से कराहते हुए भी अपना सिर ऊपर उठाया और थूकते हुए कहा, जोरावर, तू जितना ज्यादा बोल रहा है, अपनी फांसी का फंदा उतना ही कस रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? तूने सिर्फ एक बाजी जीती है, जंग अभी बाकी है। जोरावर ठहाका मारकर हंसा। जंग? कौन सी जंग? ईशान के कैमरे टूट चुके हैं। तुम्हारा सारा बैकअप सिस्टम मैंने हैक करवा दिया है। अब यहां से जो निकलेगा वह सिर्फ तुम्हारी राख होगी। मुन्ना, जरा इन्हें दिखाओ कि हमारे मेहमानों के साथ हम क्या करते हैं। मुन्ना, जो जोरावर का सबसे वफादार सिपाही था, एक लोहे की गर्म सलाख लेकर आगे बढ़ा। ईशान डर से कांपने लगा, लेकिन अवनी की नजरें अचानक मिल की छत पर लटक रहे एक पुराने लोहे के हुक पर टिक गईं। उसने महसूस किया कि जोरावर के नशे और अहंकार ने उसे लापरवाह बना दिया था। अवनी ने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुराने लगी। उसकी यह मुस्कान देखकर जोरावर ठिठक गया। हंस क्यों रही है मौत की कगार पर खड़ी होकर? जोरावर ने चिल्लाकर पूछा। अवनी ने शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि तुझे अब तक यह नहीं पता कि गद्दारी तेरे खून में नहीं, तेरे बगल में खड़ी है। जोरावर, तुझे क्या लगता है कि तेरी सारी डील्स की जानकारी मुझ तक कैसे पहुंची? क्या तुझे सच में लगता है कि ईशान अकेले यह सब कर सकता था? जोरावर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसने अपने साथियों की ओर देखा। क्या बकवास कर रही है? मुन्ना, अब बता भी दो इसे। अवनी ने मुन्ना की ओर देखते हुए कहा। मुन्ना के हाथ से गर्म सलाख छूटते छूटते बची। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। जोरावर का शक यकीन में बदलने लगा। मुन्ना, यह क्या बोल रही है? दरअसल यह अवनी की एक सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चाल थी। वह जानती थी कि जोरावर जैसे अपराधी किसी पर भरोसा नहीं करते। मुन्ना निर्दोष था, लेकिन अवनी ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि जोरावर का दिमाग घूमने लगा। सर, यह झूठ बोल रही है, यह हमें आपस में लड़ाना चाहती है। मुन्ना चिल्लाया। तो फिर कल रात जब मैं अंधेरे में गायब हुई तो तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? और आज सुबह तुम 2 घंटे के लिए कहां गायब थे? अवनी ने एक के बाद एक झूठे सवाल दागने शुरू किए। जोरावर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा ना, ताव अपनी पिस्तौल निकाली और मुन्ना के पैर पर गोली मार दी। मिल के भीतर चीख गूंज उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जोरावर के बाकी सिपाही भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे।
इसी अफरा तफरी का इंतजार अवनी कर रही थी। उसने अपने जूते की एड़ी में छिपाया हुआ एक छोटा सा सर्जिकल ब्लेड निकाला। अपनी कलाइयों को काटते हुए जोखिम लेकर उसने जंजीर के बंधनों को ढीला किया। जैसे ही जोरावर मुन्ना को मारने के लिए आगे बढ़ा, अवनी ने बिजली की गति से अपने बंधन तोड़े और जोरावर पर छलांग लगा दी। एक घायल आईपीएस ऑफिसर और एक नशे में धुत भ्रष्ट इंस्पेक्टर के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। अवनी ने अपनी कोहनी से जोरावर के गले पर वार किया, जिससे उसकी सांस अटक गई। जोरावर ने उसे धक्का देकर दीवार से दे मारा, लेकिन अवनी फिर उठी। उसने जोरावर की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। तभी एक और गोली चली जो छत के एक पुराने पाइप में जा लगी। पाइप फटने से गर्म भाप पूरी मिल में फैल गई। अंधेरे और भाप के बीच अवनी एक साए की तरह लड़ रही थी। उसने जोरावर के 2 सिपाहियों को मार्शल आर्ट्स की तकनीक से जमीन चटा दी। ईशान भागो! अवनी चिल्लाई। ईशान ने अपनी हिम्मत जुटाई और बंधनों से मुक्त होकर मिल के पिछले दरवाजे की ओर भागा। जोरावर ने गिरते पड़ते अपनी पिस्तौल उठा ली और अवनी की ओर निशाना साधा। तू नहीं बचेगी अवनी शर्मा, तूने मेरा साम्राज्य हिलाया है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ठीक उसी वक्त मिल के बाहर तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस की गाड़ियों की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। जोरावर घबरा गया। ये पुलिस कहां से आई? मैंने तो सबको मैनेज किया था। अवनी ने खून से लथपथ चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मैनेज तूने स्थानीय पुलिस को किया था। जोरावर, यह सीआरपीएफ और स्पेशल टास्क फोर्स है। मेरे बालों में लगा ट्रांसमीटर सिर्फ आवाज नहीं भेज रहा था, वह मेरी धड़कन रुकने पर ऑटोमेटिक अलर्ट भेजने के लिए सेट था। जोरावर समझ गया कि उसका अंत निकट है। उसने अपनी पिस्तौल अवनी पर तान दी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह पीछे की ओर भागा, जहां मिल का एक पुराना रास्ता सीधे ढलान की ओर खुलता था। अवनी ने उसका पीछा किया। मिल के बाहर मई की तपिश अब भी महसूस हो रही थी। जोरावर ढलान पर फिसलते हुए एक पुरानी गुफा की ओर बढ़ा। अवनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। गुफा के मुहाने पर पहुंचकर जोरावर रुक गया। उसके सामने एक गहरी खाई थी और पीछे काल बनकर खड़ी अवनी। रुक जाओ जोरावर, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अवनी ने जोर से कहा। जोरावर ने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और पाश्विक हंसी हंसते हुए बोला, रास्ता तो नहीं है, लेकिन साथ ले जाने का इंतजाम जरूर है। अवनी, तेरे पिता के घर के नीचे मैंने कल ही 5 किलो आरडीएक्स फिट करवा दिया था। अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो एक बटन दबाते ही तेरा पूरा संसार राख हो जाएगा। अवनी के पैर वहीं जम गए। उसके चेहरे से खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। एक तरफ उसका कर्तव्य था उस दरिंदे को पकड़ना जिसने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की थीं, और दूसरी तरफ उसके बूढ़े पिता की जान। गुफा के मुहाने पर खड़े जोरावर सिंह के हाथ में वह छोटा सा रिमोट किसी शैतानी चाबी की तरह चमक रहा था। अवनी शर्मा की सांसें तेज थीं, घावों से निकलता खून जमने लगा था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। एक तरफ मुंबई का वह दरिंदा था जिसे सलाखों के पीछे पहुंचाना उसका मिशन था, और दूसरी तरफ उसके पिता जिनके घर के नीचे जोरावर ने मौत का जाल बिछा रखा था। क्या हुआ मैडम आईपीएस? वर्दी की अकड़ ढीली पड़ गई। जोरावर ने ठाका लगाया। उसकी आवाज पहाड़ियों से टकराकर वापस आ रही थी। अभी इसी वक्त अपनी टीम को वापस जाने का आदेश दो, वरना एक बटन दबेगा और तुम्हारे पिता के साथ साथ उस पूरे मोहल्ले के परखच्चे उड़ जाएंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेरा सिर या अपने बाप की लाश। अवनी ने अपनी आंखें बंद की। उसके कान में उसके मेंटोर की आवाज गूंजी।
खौफ था। अवनी ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे उन बेगुनाह लड़कियों की चीखें याद आई जिन्हें जोरावर ने इसी तरह मौत के घाट उतारा था। उसने जोरावर की आंखों में झांका और कहा, तुझे सजा देगा जोरावर, लेकिन कुदरत तुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसी पल पत्थर खिसका और जोरावर के हाथ से पकड़ छूट गई। एक लंबी चीख के साथ जोरावर अंधेरी खाई में समा गया। उसका अंत वैसा ही हुआ जैसा उसने दूसरों के लिए लिखा था। अगली सुबह जब मुंबई की इमारतों पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो नजारा बदला हुआ था। पूरे शहर में हलचल थी। ईशान ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो मेमोरी कार्ड बचाया था, उसमें सिर्फ जोरावर के ही नहीं बल्कि राज्य के गृह सचिव और 2 बड़े मंत्रियों के सीधे लिंक के सबूत थे। सुबह के अखबार की सुर्खियां थीं, मुंबई के नरक का अंत, अंडरकवर आईपीएस अवनी शर्मा ने ढाया जोरावर का साम्राज्य। शक्तिनगर थाने के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन इस बार लोग डरे हुए नहीं थे। उनके हाथों में फूल थे। जो सिपाही भ्रष्टाचार में डूबे थे, उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स ने हथकड़ियां पहना दी थी। मुन्ना और त्यागी अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे थे। अवनी अपनी वर्दी पहनकर माथे पर पट्टी बांधे थाने की सीढ़ियों पर खड़ी थी। ईशान उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आज शहर की हवा सच में शुद्ध लग रही है। अवनी ने दूर क्षितिज की ओर देखा और कहा, सफाई अभी पूरी नहीं हुई है। ईशान, जोरावर सिर्फ एक मोहरा था। उस मेमोरी कार्ड में जो नाम है, अब उन तक पहुंचने की बारी है। यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पूरे सिस्टम का जहर निकालना अभी बाकी है। 2 दिन बाद अवनी अपने पिता के पास पहुंची। पिता ने अपनी बेटी की वर्दी और उसके जख्मों को देखा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था मेरी बेटी कभी हार नहीं सकती। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अवनी अपनी जीप में बैठकर शहर की सीमाओं से बाहर निकल रही है। उसके पास एक नई फाइल है, एक नया शहर है और एक नया मिशन। उसकी वर्दी पर लगा वह खून का दाग अब सूख चुका था, लेकिन वह उसे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि न्याय की कीमत कभी-कभी अपने ही लहू से चुकानी पड़ती है। पीछे छूटती मुंबई की गलियां अब शांत थीं। कोहरा और धुंध छत चुका था और गलियों से अब चीखें नहीं बल्कि आजादी के तराने गूंज रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। YouTube गुणवत्ता सुरक्षा अस्वीकरण। इस कहानी की पटकथा, संवाद और इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री मेरी अपनी मौलिक रचना है। इस कहानी की आवाज और निर्माण प्रक्रिया पूरी तरह से मेरे द्वारा स्वयं संपन्न की गई है। इसमें शामिल सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक। ये यहां क्या हो रहा है? लॉक? कुछ नहीं सर। बस एक सड़क छाप। लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, किया है। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। तुम्हारा नाम क्या है? देखिए सर। मैं बंद कर दो। यही है इस निजाम का असल चेहरा। अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सरकारी गाड़ी आई है। गाड़ी में कौन आया है? सर, गाड़ी सरकारी है। दरोगा साहब, यहां क्या हो रहा है? साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिला की नई मुकर्रर हुई एसडीएम सोनाली चौधरी हैं, जिसे मैं फर्जी केस में सर, यही लोग थे जिन्होंने मुझे झूठे केस में बंद किया। लॉकअप के अंदर जो महिला वो भी बता रही हैं, उन पर भी उसने झूठा केस डाला है। क्यों दरोगा? राकेश राणा, तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अब तुम्हारी असली जगह तुम लोग समझते हो खेल खत्म हो गया? रखिए एसडीएम मैडम। क्या आपको लगता है इस थाने में सिर्फ मैं ही बदनवान हूं? पूरा कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। सर, ये सिर्फ एक ऑफिसर का मामला नहीं है। इस पूरे थाने की गहरी जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। अब यहां हर चीज की तफ्तीश होगी। अब मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। इस थाने का पूरा स्टाफ
तत्काल पराभव से मातल किया जाता है।